एक ही हो खास, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है। हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशा है। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर कैनॉट प्लेस पे मौजूद हूं। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे तमाम सारे वो लोग जो यहां पे मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज एक ट्विटर पे एक शख्स ने याद दिलाया और उन्होंने ये कहा कि आपने वायदा किया था कि लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए एक हिस्सा आप रिजर्व करेंगे। वो हिस्सा आपने रिजर्व किया या नहीं किया? वैसे तो होना ये चाहिए था, जब मैंने कह दिया ये बात तो बाकायदा लोगों को जगह छोड़नी चाहिए थी। लेकिन मुझे मालूम है इस पुरुष प्रधान समाज में जगह कोई किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहता। हर आदमी एक दूसरे के आगे आना चाहता है, तो बड़ा मुश्किल है, कैसे आएगा। मैं कोशिश करूंगा जितनी लेडीज हैं वो आगे आ जाएं और पुरुष उनके पीछे चले जाएं। आगे आ जाइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आ जाइए आप। वेरी वेरी। और मैंने ये कहा था, ये मैंने वादा किया था कि एक हिस्सा कम से कम आप लोगों के लिए रिजर्व रहेगा और तभी बात बनेगी। लेकिन क्या होता है कि वो पीछे खड़ी रहती हैं, आगे तक अपनी बात कभी कहने आ ही नहीं पाती हैं। और आगे जो लोग होते हैं ना, सेल्फी वाले, इंतजार कर रहे हैं। क्या बात, कहां से हैं? मैं जयपुर से खींचिए। हो गई? वाह, क्या बात। इस मुल्क में सबसे बड़ी समस्या यह है कि बस सेल्फी हो जानी चाहिए और बिल्कुल सही डायरेक्शन से आनी चाहिए, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। बस यही है सारी चीजें। तो हुजूर आली निर्जला एकादशी है आज। पानी का बड़ा महत्व है। कुछ दिन पहले अभी ईद मनाई है हमने और उसमें भी पानी का है। तो मैं पन्ने पलट रहा था तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जिसमें पानी की महत्ता और पानी को लेकर कुछ कहा ना गया हो। जी जी जी, ऑफ कोर्स। तो निर्जला एकादशी हिंदुओं की अगर माने तो इससे बड़ा तो एकादशी कोई होती ही नहीं है। पानी का महत्व है। पानी पर आज बात करेंगे और पानी पे बातचीत करते करते कहां पहुंचेंगे ये तो आप ही जनाओ, क्योंकि बात तो शुरू होती है कहीं से और पहुंचती कहीं है। तो बात तो शुरू होगी पानी से, मुद्दे से। और मैं बताऊंगा, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है हर घर पे, हाँ मुझे मालूम है 2024 तक आप सबके घर में पानी की बात कही गई है। और मुझे आंकड़े भी मालूम है 75% पानी गंदा है हुजूर आली। मुझे मालूम है, तमाम सारे आंकड़े हैं, उस पर बातचीत करेंगे। पानी को लेकर समस्या बड़ी है। कोशिश करेंगे कि पटना भी चलें, कोशिश करेंगे राजस्थान भी चलें और बातचीत करें कि आखिर समस्या कितनी बड़ी है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी समस्या, कर्नाटक बहुत ज्यादा पानी को लेकर परेशान है। तो बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन एक बात है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं और वो ये बात है कि बंगाल में अभी कुछ दिन पहले इतवार को एक हिंसा हुई, जिस हिंसा में डॉक्टर निशाने पर था बहुत ज्यादा। और मेरी अभी एम्स के एक डॉक्टर से मैंने पूछा, बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने तो टोकन स्ट्राइक की है और 14 तारीख को हम लोग पूरा स्ट्राइक में जा रहे हैं और हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स जितने हैं पूरे देश में, पूरे मुल्क में जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो उनसे हम अपील कर रहे हैं कि वो भी एक दिन के लिए स्ट्राइक पर रहें। मैंने पूछा कारण क्या है? बोले कारण ये है कि इतनी बेरहमी से मारा है डॉक्टर को कि जो हैमरेज हुआ है, जो स्कल की जो हड्डी है वो बहुत मुश्किल से टूटती है। टेक्निकल भाषा में अगर बात करें वो भी फ्रैक्चर्ड है। तो इतनी बेरहमी से उसको मारा गया है। 200 लोगों ने पकड़ के मारा डॉक्टर को। सवाल यह है कि आखिर ये संघर्ष बढ़ क्यों रहा है, संघर्ष हो क्यों रहा है, आखिर कारण क्या है? सही देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपकी दिक्कत मालूम है क्या है? आपकी दिक्कत यह है कि आपको हर चीज में बोलना है चुपचाप। क्या नाम है आपका? लालू सेन। हैं? लालू सेन। लालू सेन। तो लालू सेन साहब बहुत बढ़िया, धैर्यपूर्वक मैं इससे हाँ चुपचाप सुनिए। सेन साहब आप चुप रहेंगे? अब सवाल यह था कि मैं डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा था। 14 तारीख को उन्होंने कहा कि पूरी स्ट्राइक रहेगी। यह कोई अच्छा तस्वीर नहीं है कि डॉक्टर स्ट्राइक पर जाएं, वो भी एम्स जैसे अस्पताल में जिसमें महीनों के बाद नंबर आता है, सालों के बाद नंबर आता है। ठीक करें आप, मुझे सही दुरुस्त किया आपने, सालों के बाद नंबर आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इमरजेंसी सर्विसेज बहाल रखेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज खुली रहेंगी। तो
वो लोग आएंगे तो उनकी सेवा शुश्रूषा जो है, जो डॉक्टरी इलाज है वो होगा, लेकिन ये हिंसा डॉक्टरों के खिलाफ गलत है। जब मैं इधर परिजनों से बात करता हूं तो कहते हैं कि इलाज इतना महंगा है, प्राइवेट अस्पतालों में जा नहीं सकते, सरकारी अस्पतालों में लाइनें बहुत लंबी हैं, संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसका इलाज ढूंढना होगा। ये बड़ी समस्या है साहब, जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। पानी पर बात करूंगा, लेकिन इस तरफ भी इशारा तो मैंने बता दिया। 14 तारीख को तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, मुझे पता चला है कि पंजाब में भी, उधर बंगाल में ये बात सामने आ रही है, और यहां पर बंगाल में तो 4 दिन से स्ट्राइक है ही है, और यहां पे 13 तारीख को उन्होंने टोकन स्ट्राइक करी है, 14 तारीख को स्ट्राइक पर रहने वाले एम्स में। तो ये कुछ खबर है जो कि हालात जिसके बारे में बयां कर रहे हैं। जी जी सर, सबसे पहले तो बात, जब आप कहते हो आरक्षण हम दे रहे हैं, महिलाएं आगे आए, तो हमें आरक्षण तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए। ए पार्ट, हम यहाँ पे आगे आ जाएंगे पीछे से अगर धक्का नहीं आए तो, ठीक है। तो आरक्षण तो नहीं चाहिए। ए बी, जब आप बात कर रहे हो कि डॉक्टर्स, वाई ओनली डॉक्टर्स की जो आप बात कर रहे हो कि क्रेनियम उनका खत्म हो गया या टूट गया या फ्रैक्चर हो गया, बंगाल में इस समय जो हो रहा है दैट इज नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स, ठीक है। एक आम आदमी भी मारा जा रहा है, हर एक जैसे मैं एक टीचर हूं, अगर मैं आज मेरे साथ कुछ होता है तो क्या मैं स्ट्राइक पे चली जाऊंगी? नहीं, आई विल प्रोटेस्ट, आई विल से समथिंग और कम्युनिकेट करूंगी। कम्युनिकेशन बात अलग होती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये डॉक्टर्स एक ऐसा तबका हमने बना दिया है कि वो हमें सिर्फ धमकी देते हैं, कुछ हुआ हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, कुछ हुआ क्यों? क्योंकि आम पब्लिक 2 चीजों को मानती है, तो भगवान या डॉक्टर, राइट। तो दिस इज रियली वेरी बैड। मैं नाम जानना चाहूंगा आपका। श्वेता। श्वेता, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये वो प्रोफेशन है, वो नोबल प्रोफेशन है जिसको कि भगवान मानते ही हैं, और दूसरी चीज है जो आप करती हैं, टीचर, ये दोनों लोग। लेकिन सवाल टीचरों वाला आपने अभी नहीं बोला। मुश्किल ये भी हालात आ गए हैं, टीचर और डॉक्टर, ये तमाम समाज के तमाम सारे लोग एकदम सामने सामने संघर्ष पे हैं। मैं जब घर आ रहा था तो मैंने पूछा अपने साहबजादे से, क्या देख रहे हो, क्या रहे हो तुम? तो बोले साहब गेम खेल रहा हूं। कौन सा? वीडियो गेम। और वीडियो गेम में क्या है कि उधर से मारो गोली चलाओ, इधर से चलाओ गोली चलाओ, है क्या साहब? हाँ, वही पबजी। तो जब संघर्ष आप मोबाइल, हाँ बेटा जो तुम हंस रहे हो ना, मुझे मालूम है तुम्हारा संघर्ष तो ये है कि तुम गांव से चले हो नौकरी और रोजगार ढूंढने, लेकिन वो जब आप संघर्ष मोबाइल पे कर रहे हैं तो वो जीवन में भी दिख रहा है। आप टीचर हैं, आप ज्यादा मुझसे ज्यादा काबिल हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, एंड ऑफ कोर्स यू नो बेटर, आपको सोसाइटी ज्यादा अच्छी मालूम है। तो जब आप मोबाइल में संघर्ष की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आमने सामने, पहले क्या था, सब्र था, धैर्य था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जनसंख्या है, लाइन लंबी है, सालों के बाद नंबर आ रहा है, और नंबर चूक जाता है कहीं तो संघर्ष बढ़ जाता है। खोजने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। पानी पे आज बात करने के लिए आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज कुछ कलाकार भी आए हैं। क्या बात है साहब, कुछ हुजूर आली जी, मैं बाद में इंट्रोडक्शन दूंगा जी। देखिए, जैसा कि आपने बात कहा अभी आरक्षण के बारे में, और खास तौर से प्रोग्राम स्टार्टिंग में आपने लड़की और महिलाओं को आगे आने के लिए बोला जी। तो मैं जैसे कि कलाकार एक हूँ और साथ साथ मैं कुछ गाने भी लिखता हूँ, स्पेशली चटनी लिखिए आप सुनाइए बस। मैंने अगर देखिए हुजूर आली, जो कलाकार है अगर वो बोलने लगा तो समझ लिए फिर नेता फेल हो जाएंगे, तो नेता को फेल ना होने चाहिए, जो कलाकार है वो बोले, गाए। मैंने गाना लिखा है झारखंड के लड़कियों के ऊपर, ट्राइबल गर्ल्स के ऊपर। बहुत अच्छा, स्वागत है। वो गाना बेसिकली ये है कि अरे रंग न बदलल, रूप न बदलल, अरे ना बदलल पुरवैया, देख झूमर पे ताता थैया, बोले झुमरी तिलैया, रंग न बदलल, रूप न बदलल, हो रंग न बदलल, रूप न बदलल, ना बदलल पुरवैया, देख झूमर पे ताता थैया, बोले झुमरी तिलैया, देख झूमर पे ताता थैया, बोले झुमरी तिलैया, कथा सुनाई माई सुगना के, गीत गवाई टुसुआ के, कथा सुनाई माई सुगना के, गीत गवाई टुसुआ के, भिक्टोरिया के नाच नचौलस, हो भिक्टोरिया के नाच नचौलस, माटी बिरसा मुंडा के, देख झूमर पे ताता थैया, बोले झुमरी तिलैया। वाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी।
एक अरसे में हमारे साथ काम करते थे, तब चैनल कोई और था। जी हाँ, मैं किसी और चैनल पे काम करता था, तब ये हमारे साथ उस चैनल में हमारे सहयोगी थे। अब आजकल भोजपुरी संगीत, भोजपुरी भाषा, चटनी म्यूजिक जो कि भोजपुरी और कैरेबियन म्यूजिक का मिक्सर है। अच्छा, वेस्ट इंडीज। हाँ, यस, वेस्ट इंडीज, टोबैगो, त्रिनिडाद, फिजी, गुयाना, सूरीनाम। उसको जोड़ दिया है आपने? उसको मैं जोड़ के लिखता हूँ और खुद गाता हूँ। एक लाइन सुनाइए वहाँ की। जैसे कि कैरेबियन बेसिकली भोजपुरी ही होता है, वो सरनामी भोजपुरी है जैसा कि हम लोग बोलते हैं। उन लोगों के यहाँ एक बड़ा अच्छा पॉपुलर गाना है जो कि बहुत पहले से लोग वहाँ पे गाते हैं। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, हम हो गए सरनमिया, अब छोड़ दिए हिंदुस्तान। इस टाइप से वो लोग गाते हैं कि कैसे उन लोग को आज भी भारत छोड़ने का एक दर्द उनके अंदर कैसे है, और वो पूरा प्योर भोजपुरी में ही होता है। जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आजकल आप हमारे एक अंग्रेजी अखबार में आप पत्रकार हैं और हमारे साथ किसी समय काम करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। एक दिन हम चाहेंगे कि भोजपुरी भाषा पे भी आप काम कर रहे हैं और जितनी भाषाएं हैं उनका उन्नति हो, उनका संवर्धन हो, उसके लिए बहुत अच्छी बात है भाषा हो। तो आप किसी समय आइए, पूरी टीम के साथ आइए, ये आपका प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर बातचीत करूंगा। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि आज मुझे पानी पे बात करना है और मुझे 2 सेंटर भी चलना है, वो आंकड़े हैं तमाम सारे पानी को लेकर, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले हम बता दें, यहाँ पे कई लोग आते हैं जो अपनी बात कहने के लिए आए हैं। एक माता जी मुझे रोज फोन करती हैं और उन्होंने कई बार फोन करके मुझसे कहा कि मेरा भाई जो है वो घर के बाहर है 4 साल से, क्योंकि उसका घर सील कर दिया गया है दिल्ली में। और जो वो पता बता रही हैं, वो बता रही हैं कि इसी रामकृष्ण मिशन जो मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर, और वो अब वेंटिलेटर पे है। वो कहती है कि मेरा घर क्यों सील कर दिया गया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं एक तरफा बात नहीं कहता हूं, अमूमन दोनों चीजें आनी चाहिए आमने सामने, तभी बात बनती है। पत्रकारिता का ये उसूल भी है कि अगर आप अपनी बात कह रहे हैं तो दूसरे का पक्ष आना बहुत जरूरी है, तो वो जानना बेहद जरूरी है। उस पर ही बात होगी। मैं चाहूंगा कि वो आए यहाँ पे और अपनी बात रखें। लेकिन अरोड़ा जी बैठे हैं हमारे सामने और एक बड़ी समस्या जो इस वक्त है वो उसकी तरफ कुछ काम कर रहे हैं। वो गाय और बैलों को लेकर, साड़ों को लेकर जो सड़क पर घूम रहे हैं उनका। सबसे पहले तो मैं प्रतीक जी आपका धन्यवाद करूंगा, जो आम आदमी को आप एक ये मंच दे रहे हैं। डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी गंगा पुत्र जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में जो गायों की हालात है वो बहुत खराब है। जगह जगह आप अगर दिल्ली का कोई भी कोना आप देखेंगे, किसी रेड लाइट पे देखेंगे, कहीं कूड़ादान देखेंगे, वहां पे हमारी गौ माता बैठी है, वहां पे कूड़ा खा रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिस एरिया में मैं रहता हूं, हाल ही में भी कुछ ही दिन पहले आपने कोई स्टेप लिया? मैंने ये RTI लगाई, मैंने खूब धरने प्रदर्शन भी करे सरकार के खिलाफ। सरकार की तरफ से एक बयान भी आया कि पालतू जितने भी ये माइक्रोचिप लगाई जाएगी और गौशाला बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज और वार्ड वाइज इनके क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। बट ये सिर्फ पेपर्स में रह गया, कुछ नहीं रहा। RTI लगाई तो इन्होंने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली सरकार की तरफ से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, नारायणा से मैं आता हूं, वहां पर हाल ही में अभी मेरे जितना एक लड़का उसकी मौत हो गई गाय के सींग लगने से। 2 गायों का झड़प हो रही थी और झड़प में वो बाइक पे लड़का आ रहा था और उसके सीने में ऐसा सींग लगा, वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसके घर में 3 बच्चे हैं जो 6 साल के हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। अब उस परिवार को कौन देखेगा? बूढ़े माँ बाप देखेंगे उस परिवार को। अकलौता लड़का था, उसकी डेथ हो गई, उसको कौन देखेगा? अब ये ऐसी समस्या किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। ऑफ कोर्स ये बात बड़ी है, क्योंकि जब आप जाते हैं हाईवेज पर, हम निकलते हैं तो हाईवेज पर ये समस्याएं दिखाई पड़ती हैं और तमाम सारी गाय जो हैं सड़कों पर, हाईवे पर सामने आती हैं। उस पर निश्चित तौर से गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है और गंभीरता पूर्वक विचार करके इस पे सोल्यूशन आप निकालने की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ इसमें काम किया है। जी, शेल्टर्स होम बनाए हैं उन्होंने, गांव पंचायतों में जगह दी है, लेकिन वो इफेक्टिव तरीके से उस पर कार्य किया जाए, तभी काम बनता हुआ नजर आएगा। आपको एक बात और बताना मैं चाहूंगा, कई बार रात को जब हम टोडापुर की सड़क से जाते हैं, इंदरपुरी टोडापुर, जो सब लोग जानते हैं, दिल्ली में अचानक सड़क पे रात को 10 बजे 12 बजे एकदम से गाय अगर आ जाती है तो आप जब ब्रेक लगाते हैं तो आपके पीछे जो कितने व्हीकल्स हैं वो भी हर्ट होते हैं और इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये सिर्फ गायों सर, इससे बड़ा हादसा नहीं, हो रहे हैं सर, हाईवे में हो रहे हैं, इसका तो गवाह मैं हूँ, क्योंकि जितना मैं चलता हूँ सड़कों पे, हाईवे पे, उतना बहुत कम लोग चलते हैं, तो मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है। जी, इसीलिए मैंने एक बार MCD को, सरकार को एक राय दिया। हमने कहा जहां जहां रात को गाय बैठी है, हटा नहीं पाते हो, कम से कम एक बोर्ड तो के लगा दो कि ए भाई जरा देख के चलो। अरे भाई,
आदमी उससे टकरा रहा, मर रहा, उसको हॉस्पिटल ले जाने वाला रात को कोई नहीं मिलता है, और आप गाय को वहां छोड़ दिए। और वेटनरी डिपार्टमेंट में वेटनरी सर्जन बोलते हैं हम लाचार हैं, हमारे पास, देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है तो आप जो है गौशाला में छुड़वा नहीं पा रहे, उसको गौशाला में जाइए, उसकी हालत और खराब है। जो सरकार ने गौशाला मुहैया कराया है गायों के लिए, उनकी हालत देखिए, वहां से गाय बेची जा रही हैं, दूसरे लोगों को बेचा जा रहा, उसका चमड़ा बेचा जा रहा, बेचने के लिए गाय मारी जा रही हैं। हालत यह है, और आप बात कर रहे हैं कि गाय को सुरक्षा दे रहे हैं। मैं प्रतीक भाई आपको ये बताना चाह रहा था, हमने एक प्रपोजल दिया था, अगर उनको चाहिए था, फंड चाहिए था, तो हम हमारी एनजीओ है इंद्रप्रस्थ संजीवनी, वहां से भी फंड दे सकते थे। गायों के सींग पे एक हाईलाइटर स्टिकर्स आते हैं रेड कलर के, जो हमने कई व्हीकल्स पे भी देखे हैं, कई साइकिल्स पे भी लगे होते हैं, तो वो हाईलाइटर होते हैं जो रात को चमकते हैं। मैं एक आपको सुझाव देना चाहता हूं, आप मेरा पता नहीं कितना इफेक्टिव है नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरे तजुर्बे के साथ ये कह रहा हूं कि एनिमल वेलफेयर जो सोसाइटी है, चेन्नई बेस्ड है, उसको आप लिखिए और उनसे पूछिए कि सींग पे लगाना सही है, वाजिब है या नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कल कोई दूसरी मुसीबत खड़ी हो सामने। तो आप पूछिए उनसे मदद लीजिए और इस पे काम में जुट जाइए। बिल्कुल नए भारत की बात हो रही पाजी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोग सामने। कहां से आई है बहन, क्या बात है? इंद्रपुरम से। इंद्रपुरम से कैसे आना हुआ? सर मैं पिछले साल भी आई थी, अपने प्लॉट के बारे में, ग्रेटर नोएडा नहीं, कब्जा हो गया था, अभी हुआ खाली नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, वो ना 150 लोग फंसे पड़े हैं, उसने ना वहाँ पे 150 लोग हैं। हाँ, सरकारी जमीन बेच रखी है, तो हमें चाहते हैं मोदी जी से हमारी कुछ रिक्वेस्ट है कि वहाँ छानबीन करे, तो वो हम पुलिस में देखिए ग्रेटर नोएडा का मामला है ना, तो इस पे योगी जी काम बन जाएगा। जहाँ सुई की जरूरत, काहे फावड़ा चलवा रही है, सुई से काम हो जाएगा योगी जी से। हमने ना जैसे प्लॉट वाले को, कहाँ पे प्लॉट, कहाँ पे? याकूबपुर में। याकूबपुर में 150 लोगों का? हाँ जी, याकूबपुर ग्रेटर नोएडा। हाँ जी, तो वो कह रही है कि कल्पना नाम है उसका। तो आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में गए मिलने? वो हाँ, नहीं फोन कर रहे हम लोग, तो वो कह रहे तुम्हें जो करना कर लो, पुलिस तो हमारी जेब में है, हरियाणा की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस हमारे जेब में है? हाँ, आगे पीछे घूम रहा। हमने परसों उस दिन एक दिन फोन किया था ना, जब आपने बोला था कि 4-5 लोग हो जाओ, कंप्लेन लिखवा दो ये। तो उसने बोला तुम कर लो जो करना है, और हरियाणा की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, हरियाणा में है वो, उत्तर प्रदेश में नहीं है? नहीं है, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा या हरियाणा कहाँ है? परिचौक है ना, परिचौक के सामने है। तो यूपी में आया? यूपी में आया बहन, तो यूपी का मामला है ये। तो आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में वहाँ तो मिलिए। अरे भाई 150 लोग हैं, सुनिए, नहीं यहाँ तो आ जाएंगे, तो बात सही है। एक बार सुनिए 150 लोग हैं, 15 लोग तो निकल सकते हैं, 10 लोग तो निकल सकते हैं। आज भी हमने ना किसी को बोल रहे, वो इंद्रपुरम में है ना जो पार्षद है बीजेपी वाले, हमने वोट दे रखा था, हमने कहा मोदी जी हमारे कुछ करे, तो उन्होंने बोला हमारे वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आप कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको हम ताकत बता रहे हैं आपकी, आपके पास बहुत ताकत है, आप सुनने को तैयार हो जाओ। पहले 10-12 लोग कम से कम निकलो बाहर और जाओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं बनेगा काम? जरूर बनेगा। आप जाओ तो निकलो, ना हो तो फिर आप लड़ाई लड़ो, फिर तो आप लड़ाई लड़ने आओ। 2011 में हमने प्लॉट लिया था, और उसने रजिस्ट्री कर रखी 2013 की ये, और उसमें भी उसने खसरा नंबर कुछ नहीं, सारा नकली कागज दे रखे हैं। अच्छा, रुको, वहाँ पे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि वहाँ पे धूप में खड़े हैं, हमारे रिपोर्टर धूप पे खड़े हैं और बहुत देर से परेशान है। पानी की बात कर रहे हूँ, मैं आ रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए होंगे। तो मैं सीधे सबसे पहले चलता हूँ। कौन ज्यादा परेशान है? पटना चलते हैं, ज्यादा धूप लग रही है। चंद्रमोहन जी के पास चलते हैं। चंद्रमोहन जी, मैं आ गया आपके पास, कैसे हैं चंद्रमोहन जी? बस बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन यहाँ पानी की समस्या है जो है। अच्छा, आप तो ठीक है चंद्रमोहन जी, सुनिए चंद्रमोहन जी, अरे चंद्रमोहन जी, आप तो ठीक है। मुझे ये बताइए कि बिहार के हालात, पानी को लेकर, सूखा को लेकर जिले वाइज क्या स्थिति है, जरा आप बताइए। आप बिल्कुल, देखिए स्थिति बहुत भयावह होते जा रही है दिन प्रतिदिन, और अगर बिहार के 25 जिले की बात करें, वहां पर तो पूरी तरह से जल संकट जो है वो गहराता चला जा रहा है। 280 ब्लॉक जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3/6 को एक बैठक की थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि इन इलाकों में खेती की पानी की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जल संकट, जो पीने के लिए पानी है उसकी भी समस्या खड़ी होने वाली है, और इसको लेकर खास PhD की तरफ से व्यवस्था की गई है,
जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जहां भी लोगों को पानी पीने के लिए समस्या हो रही है वहां पर टैंकर से पानी भिजवाई जाए। और कई ऐसे जिले जिसके हम बात करें अगर तो वहां पर देखिए नालंदा है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, अरवल है, रोहतास है, कैमूर है, शेखपुरा है, लखीसराय है, मुंगेर है, जमुई है, भागलपुर है और बांका जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर पूरी तरह से जल संकट है वो गहराता चला जा रहा है। और 4 जिले की अगर हम बात करें, अगर कैमूर की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, नवादा की बात करें, गया की बात करें तो वहां से कई ऐसे गांव हैं जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनको शिफ्ट करने का भी आदेश दिया जा चुका है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है वो जल संकट बिहार में खड़ा हो गया है। हालांकि बड़ी समस्या निश्चित तौर से चंद्रमोहन जी, बड़ी समस्या जिसमें आपने कहा कि खास तौर से जो नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद का इलाका जो पहाड़ी इलाका है वहां कई गांवों को शिफ्ट करने की भी बात हो रही है। बड़ा समस्या पानी को लेकर। मैं बिहार में हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, आपका समय लिया हमने, लेकिन अपडेट लेना बहुत जरूरी है। कोशिश करेंगे कि पानी की स्थिति पर रोज कुछ ना कुछ पूछते चलें, बताते चलें। हम जाएंगे राजस्थान भी चलेंगे, वहां बात करेंगे कि और वहां पे राजस्थान में हमारे साथ जयपुर में हमारे सहयोगी भवानी सिंह मौजूद है। वैसे तो सूखा ही रहता है, लेकिन मुझे कोई भवानी भाई बता रहे थे कि एनिमल वेलफेयर वाले की जो गायों की चर्चा हो रही थी कि जोधपुर और जैसलमेर के इलाकों में जानवर मर रहे हैं, ये स्थिति है। पानी जो है टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा होता रहा है, लेकिन इस बार स्थितियां कुछ ज्यादा विकट हैं। भवानी, देखिए प्रतीक, इस वक्त जयपुर में जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, अब ये भी इंद्रदेव की मेहरबानी हुई, पानी का इंतज़ार किया जा रहा था। अभी कुछ देर पहले बूंदें बरसी, लेकिन इन बूंदों से काम नहीं चलेगा। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राजस्थान के अंदर। और 1 महीने का बिसलपुर डैम है जिससे 10 शहरों को पानी सप्लाई किया जाता है। 1 महीने का पानी बचा है। अगर बारिश नहीं हुई तो आप मानिए कि गाँवों की नहीं, देहात की नहीं, जयपुर के अंदर जहाँ पर लोग पानी के लिए त्राई करेंगे। अभी भी जयपुर का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा वो टैंकर पर निर्भर है। ये राजस्थान की राजधानी का हाल है। पानी राजस्थान के अंदर है ही नहीं। बांध है वो तकरीबन 10% पानी बचा है। 284 बांध है, उसमें से 215 बांध में मात्र 5 से 10% पानी है, यानी कि पानी नहीं है। और इसके अलावा ज़मीन में भी नहीं है। ज़मीन में 236 में से 190 जो जोन है, जिसे डार्क जोन में जा चुके हैं, जिन ब्लॉक की बात करें हम, तो यानी कि ग्राउंड में भी नहीं है। पानी राजस्थान में कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा इंद्रदेव का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कब मेहरबान हो। 84 बांध आपने बताया, 284 बांध, जिसमें 215 बांध जो है जिसमें पानी बिल्कुल नाम मात्र का बचा है। यह स्थिति है, यानी 1 महीने का रिजर्व नहीं है पानी का। यह स्थिति है। बहन आया, जरूर आया। मैं जरा थोड़ा सा बात कर रहा था और कहीं बहुत जरूरी बात थी, तो मैं आता हूं आपके पास भी। लेकिन भवानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि आपसे अपडेट लेता रहूं और कोशिश करें कि आप मुझे जब अगली बार बात हो 2-3 दिन बाद, तो जैसलमेर, जोधपुर के तमाम वो इलाके, कोशिश तो मेरी ये है कि मैं वहां पहुंचूं और वहां जाऊं। और मैं जाना भी चाहता हूं। और खासतौर से वो स्थितियां बहुत विकट हैं जो गाँव में गायें जो हैं वो और जो जानवर हैं वो बहुत पानी की वजह से मर रहे हैं। और इंसान तो हाल बेहाल है ही है। जो आप आंकड़ा बता रहे थे, 284 बांध हैं, 215 जो है विकट स्थिति में है। बेहद विकट स्थिति, जिसमें अभी आप हालात का बता रहे थे। लेकिन हम पाजी यहाँ पे जब बैठे हैं कैनॉट प्लेस में, जहाँ आप तो सोच रहे होंगे कि हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे खूब पानी बरस रहा है या बरस चुका है, या जहाँ की स्थिति। हाजी बिहार की एक छोटी सच्चाई मैं बता रहा हूँ। ये तो आपने पहाड़ी जमीन के विषय में चंद्रमोहन जी ने बताया। मैं समतल जमीन की बात कर रहा हूँ। 45 ईयर्स मेरा एज हुआ। 20 साल तक, इस 20 साल में जो परिवर्तन हुआ सर, जो 40 फीट पे पानी हम लोगों को जितना शुद्ध पानी मिलता था, आज 275 फीट पे भी उतना शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। 275 फीट। इस 20 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को कि हम बात तो दरअसल ये 20 सालों की कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे बहस होगी तो लोग 5 साल का भी बताएंगे और 20 साल 65 साल का भी बताएंगे। तो यहाँ तो बात तो 5 साल पे भी पहुंच जाएगी तुरंत। जैसे ही बात आएगी 5 साल पे भी पहुंचेगी और 65 साल का भी हिसाब दिया जाएगा। लेकिन मालूम है मुझे वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताएं। जहां पे मैं खड़ा हूं 2020, यानी आप समझ लो आधे पे तो हम खड़े हैं 19 के, 2020 यानी तक
पानी का संकट 21 शहरों में, दिल्ली शामिल है इसमें, पूरे देश में 21 शहरों में पानी का संकट गहराने वाला है और गहरा होने वाला है। यानी इतने गहरे पानी के संकट में हैं और हम दिल्ली वाले क्या बात करें, सूखे गले से ही बस चिल्ला लेते हैं। मुझे मालूम है वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आऊंगा तो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तो कहिए पहले तारुफ करा दूं और उसके बाद आप थोड़ा गुनगुना देना। हमारे साथ नवीन जी हैं। पानी को लेके हालात पर बात करते हुए मैं बिहार में, मैंने आपसे तारुफ कराया, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि क्या हालात हैं इस समय और गांव की आबादी शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। और मैं जब जयपुर में पहुंचा, यानी राजस्थान के हालात बता रहे थे भवानी कि क्या हालात वहां पर हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो 72% गांव में सूखा है, कर्नाटक के 80% गांव में सूखा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की साथ बता रहा हूं नवीन जी, और 82 लाख किसान दोनों कर्नाटक और महाराष्ट्र में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह स्थिति है। कर्नाटक में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है उसके मुताबिक 43.4% सूखा की स्थिति बनी हुई है और 2024 तक जो सबको साफ पानी मुहैया कराने की बात है, हम उसी मुद्दे पर नए भारत, नए सपने और नई उजाले के ऊपर बातचीत करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। पानी गंभीर संकट जिसके लिए बच्चे से लेकर, मुझे मालूम है इसी दिल्ली के शहर के अंदर छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक पानी की लाइनों पर लगने के लिए मजबूर हैं। और ये सिर्फ दिल्ली के नहीं हालात, 2020 तक ये कहा गया 21 शहर ये इसकी चपेट में होंगे। बड़े शहर हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सब जो वो शहर हैं जो पानी की चपेट में आने वाले हैं। तो हमारा सवाल ये है जिसको लेकर हम यहां पे मौजूद हैं, मेहमानों की तरफ तारुफ करेंगे कि इस के लिए इसकी आबादी, ये नौजवान, ये जो बच्चा है, तो इसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं और कौन सा हिंदुस्तान इसके लिए मिलेगा, ये संघर्ष और ये इसकी ऊपर बात है। मैं आता हूं बहन आपके पास, आपका सवाल मैंने सुन लिया है। सैनिक स्कूल पर है ना? हाँ ठीक, मैं आऊंगा जनाबे आली, मैं आता हूं। सर आप अलीमुद्दीन साहब, पानी का संकट हमारे दिल्ली में इतना ज्यादा है कि हमारे जो 70 विधानसभा क्षेत्र हैं उसके अंदर 50 में पीने का पानी मुहैया नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आज हिंदुओं का त्यौहार है, उन्होंने प्याऊ लगा रखे हैं, मुसलमान भी सभी ले लगाते हैं। ईद के मौके पे, मुहर्रम के टाइम पर पानी की बहुत परेशानी है। अगर यही हाल रहा, हम हिंदू मुसलमान की बात छोड़ें, पानी पर बात करें। 2020 में जो संकट आने वाला है पानी का, इसके लिए जंग होगी। दिल्ली के अंदर पानी नहीं है पीने के लिए, बिहार में पानी नहीं है, विदर्भ तो बिल्कुल मर रहा है, विदर्भ की तरफ तो किसी को सूझ भी नहीं रहा। मैं चाहता हूं सियासी लोगों को विदर्भ की तरफ रुख करना चाहिए और विदर्भ के लोगों को पानी मुहैया कराना चाहिए। टैंकों से पानी पहुंच रहा था, वो नहीं पहुंच रहा, उससे मौतें हो रही हैं, बच्चे भूखे पानी से मर रहे हैं, पानी ना होने की वजह से। अलीमुद्दीन साहब का कहना है कि 2024 तक आपने जो पानी का वादा किया, ये बहुत अच्छा वादा है। मैं पर्सनली नवीन जी इसके लिए आपको जितनी, और प्रधानमंत्री और आपकी कैबिनेट और आपकी सरकार को जितना जितनी भी धन्यवाद मैं कह रहा हूं। और लेकिन एक बात कहें कि चलिए उठ तो गई, कोई सरकार तो उठी, पिछले वाली सरकार में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत अच्छी ना, मैं बात ही नहीं। लेकिन एक सेंटेंस इन्होंने बहुत कायदे का कहा, पता नहीं आपकी नजर गई या नहीं गई। इन्होंने कहा कि प्लीज हिंदू मुसलमान बंद कर दीजिए और पानी पे और इन मुद्दों पे तरफ जोर आ दिए। परमिंदर जी शुक्रिया, आप आ जाइएगा जी। मैं प्रतीक भाई, आज हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं है। आप पानी की आपने बात करी, पानी सबसे ज्वलंत मुद्दा है और हर एक इंसान की जिम्मेदारी पानी को बचाने की भी है और पानी को संजोने की भी है। मैं पिछली सरकारों की बात ही नहीं करूंगा, हमारी सरकार क्या कर रही है मैं उसकी बात करूंगा। क्योंकि आज के कार्यक्रम में आने से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मेरी चर्चा हुई, बड़ी विस्तार से चर्चा हुई, और वो इसलिए हुई क्योंकि पानी के ऊपर जिस प्रकार से काम चल रहा है, हमारे पास केवल एक राज्य है सिक्किम जहां 99% पानी की क्षमता है, और उसके बाद दूसरा राज्य बना गुजरात जहां 79% है। इसके अलावा बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, वहां या महाराष्ट्र हो, यहाँ पे 4% से कम है, और कई राज्य तो ऐसे हैं जिसमें 1% पानी है, मात्र 1%। 2030 के अंदर सही कह रहे हैं कि पानी के लिए हाहाकार होगा, एक बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा, लेकिन उसको रोका कैसे जाए, ये योजना बनाई है। अभी कुछ दिन पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, गजेंद्र सिंह शेखावत जी मंत्री बने, तो उन्होंने सारे राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों को बुला करके चर्चा करी।
तो गांवों के अंदर मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 18% हमारे गांवों में पानी की क्षमता है, उसको पहले 100 दिन में 30% पहुंचाना, 18 से 30, और ये 18 से 30 पहुंचाने के लिए एक बड़ी रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड मैप को तैयार कराने के बाद सबसे पहले, क्योंकि अगर गांवों के अंदर पानी की क्षमता अगर ठीक होगी तो आपके पास खाने के लिए सब्जियां भी ठीक होंगी, और गांवों से किसान से जो उद्योग निर्भर है हमारा 60% वो कृषि पर आधारित है, देश की स्थिति भी ठीक होगी, लोग बीमार भी नहीं होंगे। सब एक से एक जुड़ा हुआ चीजें हैं। पानी की स्थिति आज देश के अंदर दिल्ली के नदियों को जोड़ने का काम जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार ने सोचा, सरकार ने काम किया, सरकार ने शुरुआत की, और उसके बाद मैं 8 साल हरियाणा वाली नहर का तो फैसला हुआ नहीं, HYL का। सरकार 10 साल इनकी अकालियों की रही है और 5 साल से बीजेपी की रह रही है। क्या करा इन्होंने आज तक पानी का? आप बताओ ना, सिर्फ हरियाणा के पानी पे टिके हुए हो, वही दिलवा दो मुल्क नहर का पानी तुम दिल्ली को। राज्यों में, देश के कई सारे राज्यों के अंदर नदियों को लेकर के झगड़ा है, पानी को लेकर के विवाद है, इसमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए, मैंने बार बार कह रहा हूं। और ऐसी इस प्रकार की, चाहे हरियाणा में जमीन के नीचे से पानी नहीं निकल रहा है, पानी जो आ रहा है उस पानी को रोकना, पानी को रिस्टोरेज करने की बात है, पानी का जल संसाधन करने की बात है। आज 95% छोटे डैम बनाने का काम किया सरकार ने, है सब जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए प्रतीक जी, मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं। पहली बात, 2024 तक पानी 2024 तक पानी सबको मुहैया कराने की जो बात सरकार ने की है, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आप एक बात समझ लें कि आज जिस तरह से पानी वेस्ट हो रहा, पिछले 5 साल भी, पिछले 5 साल भी आप सरकार में रहे, और ये पानी का जो मुद्दा है, ये 5 साल का, 1 सेकंड सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। 5 साल का एक पीरियड लेके नहीं चला जाता है ये पानी। क्या सरकारें पानी वेस्ट करती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आज आवश्यकता है देश के हर नागरिक को खड़े होने की, पानी के वेस्टेज को रोकने की आवश्यकता है। पानी के, हमें बताइए, पानी वाटर हार्वेस्टिंग कितने लोग करते हैं? कितने लोगों ने घर में किया हुआ है? बरसात जिम्मेदारी है, वाटर हार्वेस्टिंग सरकार की जिम्मेदारी है। और वाटर हार्वेस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है उनके पास पता ही नहीं है कि पिछले 5 साल में कितना पानी हार्वेस्ट किया। यहाँ सीवरों के लाइन से पानी चला जा रहा, उसके बाद आप सीवर का लाइन जो है हरियाणा को 20 पैसे में बेचते हो, ये कोई तरीका है? सरकार में अगर बार बार कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की जिम्मेदारी सरकार की है, तो दिल्ली की सब राज्य सरकारों को काम है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बार बार अगर जाना चाहते हैं तो बताइए कि दिल्ली की राज्य सरकार ने क्या किया। मुझे एक बात कहनी है, बहुत अच्छी तरह से गांव के तमाम सारे लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं। जोहान्सबर्ग शहर दक्षिण अफ्रीका का वीरान हो गया। प्रमोद भाई, वीरान हो गया कि नहीं हो गया? वीरान हो गया सिर्फ इसलिए कि पानी खत्म हो गया उस शहर के अंदर। आर्मी जो मिलिट्री है वो पानी का वितरण कर रही थी वहां पर। कहां? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। वो शहर वीरान हो गया। ये खतरा इस मुल्क के कई शहरों में, 21 शहर उसमें आइडेंटिफाइड हैं, 21 शहर आइडेंटिफाइड हैं जहां ये खतरा है। सरकार नदियां बचाने का काम करे, साहब से नदियों को जोड़ने का काम करिए। जो कैनाल, जो नदियां सूख चुकी हैं, उनको पुनर्जीवित करने का काम करिए। मैं बता दूं, मैं आ रहा हूं। Being the Under Secretary in the Government of India. एक मिनट, प्लीज। Being the Under Secretary in Government of India in drinking water, what Parmeshwar Iyer Secretary is doing for drinking water? Just give me the answer. सर मैं ये रुमाल लेटा हूँ। बिल्कुल मत हटाइए। Being the Under Secretary in the Ministry of Drinking Water and Sanitation, but Parmeshwar Iyer, he is the right hand to the Modi. What is doing for the drinking water? सवाल मेरे सरकार में मैंने पहले बताया, आप सुनिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, शायद समझ में आ जाए। मैं एक चीज, एक मिनट, मैं आपको एक चीज और बता दूं। जब मैं आंकड़े बटोर रहा था तो उसमें पता चला कि पानी, पेयजल को लेकर, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि 8 मंत्रालय आपस में उलझे थे। 8 मंत्रालय। इन्होंने पहला काम जो किया है, गवर्न 8 को, हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है। और जो जल जो पेयजल वाली जो मंत्रालय बनाया उन्होंने, उसका जल शक्ति नाम दिया, जिसके जो पहला 8 मंत्रालयों को जोड़ करके बनाया। और दूसरी बात, आपके पानी नहीं है, मुझे मालूम है। पानी नहीं है, इसीलिए तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रही है सरकार। पानी, देखो, बरसात का पानी वेस्ट ना जाए, बारिश के पानी को रोकना है।
जो पानी वेस्टेज हम लोग करते, सभी लोग करते हैं, उसको रोको का सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हर आदमी को जिम्मेदारी होनी चाहिए, पानी का वेस्टेज रोकना चाहिए। दूसरी बात, आज इस देश के अंदर अगर किसानों को पानी नहीं मिलेगा तो ना आप खा सकते हो ना जीवित रह सकते हो। अगर आपने जीवित रहना है तो पानी का देखिए, ये सब राजनीति हो रही थी। मैं बता रहा हूँ कि ये बताइए कि पानी को रोकने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी या नहीं बनाई जाएंगी? पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा ना कि 18% से 30% किया जाएगा। तब तक कागजों पे एक साल में क्या? अरे हमने 1 साल का बताया, 1 साल में क्या करेंगे? कागजों पे ही बनाते रहिए बस बैठ कर। आपके पास लेकर के आएंगे, सरकार काम कर रही है। ऐसे नहीं होता कि आप कहेंगे सब कुछ लेकर के आएंगे। सरकार ने बनाया 1 साल के भीतर वो जो 18% है उसको 30% करने के लिए जो रोड मैप बनाया है, क्या उसकी अप्रूवल फलाई साहब से ले लेंगे? सच में नहीं बोल पाता मैं, फिर तो वाकई ये बोलने नहीं देंगे। ये कहते हैं कि मैं लॉजिक से बोल रहा हूँ। मैं क्या इलॉजिकल बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये कहते हैं कि आप वही, ये कहते हैं कि वही गांव घूमते हैं ना, पहले हर गांव के चारों तरफ तालाबें हुआ करता था। आज कितने तालाब हैं हमारे गांव के पास? अरे कर रहे हो भैया। देखिए मुझे देखिए, अभी मैं ना तो कभी जो हमारे जो लोग, ये जो भीड़ होती है क्यों नहीं रही है? सरकार खुलवाए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अरे आप देखिए, तालाब बनाए। देखिए ये जितने लोग खड़े हैं, जो मल्लुक नहर, नहर, सुन लीजिए, सबकी बातें कर रहे हैं। सरकार ने जो काम, जो 2024 का रोड मैप दिया है, 2024 का रोड मैप दिया है, उसका इंतजार करें। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि गांव में तालाब हुआ करते थे, वो तालाब कहां चले गए? किन लोगों ने उन तालाब को खा लिया? कहां वो माफिया, जो लैंड माफिया कहे जाते हैं, जो बिल्डर माफिया कहे जाते हैं, उन्होंने वहां कंक्रीट के घर खड़े कर दिए। उस पे कोई मना नहीं करता, उस पे कोई एहतजाज और धरना प्रदर्शन, हमारी जनता जो है वो खड़ी नहीं होती। लेकिन हर चीज उन्हें चाहिए, गांव की बात कर रहा हूं, हर चीज उन्हें चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन को कौन रोकेगा? अगर एंक्रोचमेंट हो रहा है, कहीं पे कब्जा हो रहा है, तो सरकार रोकेगी ना, कौन रोकेगा? इलीगल कंस्ट्रक्शन ये करें, सरकार से छुपाएं, ये सरकार को झूठ बोल के नक्शा बिना पास कराए बिल्डिंग ये खड़ी करे, उसके बाद अरे बन कैसे जा रही? पहले बताइए, बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बन कैसे जा रही है? 5 साल में बनाने वाले 5 साल में इतना सख्त सरकार ने किया है, बड़े बड़े बिल्डर को जेल भेज दिए गए। नहीं, आपको मैं पानी की समस्या, मानवीय भूल की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, नेचर की तो समस्या है। जब भीषण गर्मी पड़ती है तो अकाल पड़ता है, ये भूल जाते हैं। अकाल पड़ता है तो ये भूल जाते हैं। पानी हमारे पास 2020 तक का नहीं है, दिसंबर 2019 तक हमारे पानी है। हम 2024 में कैसे इंतजार कर लेंगे? दिल्ली का पानी का लेवल 60 फुट नीचे चला गया है, पीने का पानी नहीं है, जल बोर्ड के पास पानी नहीं है, सेंट्रल बोर्ड। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने, मुझे बताइए, 5 साल पूरे हो गए, पानी को जल संसाधन करने का क्या काम किया? एक स्टेप उठाया क्या? एक स्टेप नहीं उठाया, उसका भाषण दे रहे लोग। आप भी तो विपक्ष में बैठे हैं दिल्ली सरकार में, आपने क्या किया? उसके लिए आंदोलन किया क्या? पानी के लिए आपने पानी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। मुझे बताइए, मंत्रालयों में 1,000 बोतल बिस्लेरी के 20-20 लीटर के रोज उतर रहे हैं, क्या उनको पानी की कमी हो रही है? नहीं हो रही है। 1-1 लीटर 2-2 लीटर की बोतलें, जब हम आंदोलन करें तब इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अरे भाई हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आप सड़कों पर निकल कर कहिए, भाषण मत दीजिए। सवाल बड़े थे, सवाल ऑफकोर्स आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, ऐसे नहीं, सवाल बड़े हैं। लेकिन इन तमाम बहस के आगे, अमलेंदु जी, इन तमाम बहस के आगे सहारनपुर की जनता ने एक नदी का उद्धार कर दिया और हम यहां कैनॉट प्लेस में बहस करते रह गए। हम बहस कर रहे हैं और सहारनपुर की जनता खड़ी हुई, गिलानी भाई, सहारनपुर की जनता खड़ी हुई और उसने कहा कि ये नदी जो है इसका उद्धार करना है, नदी की सफाई करनी है। तो काली नदी पंजाब में और यहां सहारनपुर में और कई ऐसे लोग जिन्होंने कहा, जो बात कर रहे थे, आप सही कह रहे हैं कि जो आसपास तालाब हुआ करते थे गांव के, कहां चले गए? अरे इसी दिल्ली के अंदर कितनी बावलियां थी, वो कहां गई? वो वाटर रिसोर्स कहां चले गए? आपने कहा मौलाना ऑफकोर्स मौलाना मैं आपका भी विदर्भ में जब अकाल आया पानी का,
कलकत्ता से ट्रेन भर के गई थी पानी की, इतना ज्यादा पानी पहुंच गया कि अब उसको रखने की जगह नहीं और सारा पानी बर्बाद हुआ। अगर तालाब बने हुए होते तो उनके अंदर उसको रिस्टोर किया जा सकता था। मैं ये कहने के वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है, वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है। एक मिनट सुनिए, सवाल ये है अमलेंदु जी, सवाल ये है कि जमीनों के भाव तो आसमान में चढ़ गए, लेकिन प्यास ऊपर से उतरी और नीचे तक जमीन में सूख गई। जमीन बड़े हो गई, उसके दाम बड़े हो गए, लेकिन प्यास जो उतरी तो जमीन में जाके खत्म हो गई। अब चटकने लगे हैं ओठ, इंतजार इस बात का है कि कहीं से कोई टैंकर आएगा, लेकिन माफिया उसी पानी के लिए जो हमारे आंखों से उतर गया है, उसी पानी पे बात करें। शर्म की बात है दरअसल। जी हाँ हुजूर आली, पानी तो सब जानते हैं, पानी की कीमत सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी बर्बादी इतनी है। एक आंकड़ा ये कहता है कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पानी अगर कहीं वेस्ट होता है तो इसी मुल्क में होता है। हम पूरी बाल्टी भरते हैं, आधी बाल्टी से नहाते हैं, लेकिन एक चुल्लू भर में वैसे डूबने की आदत। जी, तमाम सारी बातचीत है, तमाम सारे मुद्दे हैं, आप सब होशियार हैं, सब कुछ जानते हैं। पानी के हालात ये हैं कि कर्नाटक तमिलनाडु से लगा के और यहाँ बिहार और वह कश्मीर और उत्तराखंड, जी हाँ उत्तराखंड में पलायन सिर्फ इसलिए ज्यादा है क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्तराखंड में यही हमारे पास आज है नहीं, वो तो आते थे, वो गए हुए हैं उत्तराखंड, उन्होंने कुछ दिन पहले ये सवाल उठाया था। बातचीत के सिलसिले को हम जरूर जोड़ेंगे। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा मुंह बन गया है बहुत देर से। बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं। बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं? हाँ। अरे हम कहाँ से हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, सूरजपुर जिला भटगांव से। हाँ। मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में 2014-15 में एक हुआ सिलेक्शन और दूसरे का अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ है 9th और 6th में। लेकिन सरकार जो है सारे लोगों का फीस माफ करती है, लेकिन आर्मी स्कूल के बच्चा जो इतना कंपटीशन दे करके आता है, सिर्फ 27 राज्यों में ये है, उसके बाद भी उसकी फीसें माफ नहीं होती हैं। क्यों? आप चाहती है कि फीस माफ हो जाए? हम ये चाहते हैं कि कंसेशन सिर्फ दे, मुझे माफ नहीं करनी पूरी, क्योंकि हम भी उसी के एम्प्लॉय हैं। हमारी जब तनख्वाह इतनी है तो हम उतना फीस कहाँ से भरेंगे सर? फिर बच्चों को आगे क्या देंगे सर, आप बताइए। हमारे हिसाब से तो यह कि तनख्वाह वाले पे ज्यादा जोर देना चाहिए, बच्चे वाली फीस वाले पे ज्यादा जोर ना दे। नहीं सर, फीस अगर नहीं देंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? अरे फीस दे पूरी। फीस नहीं देंगे सर, लेकिन बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, कंपटीशन के लिए हम उसको आगे बढ़ाएंगे। क्यों मेरा बच्चा कंपटीशन से? अरे तो बहन जी यही तो कह रहा हूँ मैं, बोली फीस दीजिए और कहिए कि तनख्वाह ज्यादा बढ़नी चाहिए। नहीं सर, तनख्वाह नहीं बढ़ानी है, तनख्वाह हमारे कार्यों के आधार पे होगा, लेकिन पढ़ाई हमारी शिक्षा के आधार पे होगा। हमारा हमको शिक्षा एक बहुत बड़ा मुझे मालूम है, और शिक्षा महंगी है। और ये खैर ये तो सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल की तो और भी हालत खराब है। मुझे मालूम है सैनिक स्कूल पर भी बड़े दबाव है, मुझे मालूम है शिक्षा पे बहुत सारा बंद होने के कगार पे भी कुछ है, मुझे उसका भी बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि तमाम सारी चीजों पे दबाव है इस वक्त। लेकिन मैं चाहता हूं कि चीजें सुधरें, बेहतर हो। आप जब सवाल पूछती बहन दुखी मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो। मुझे मालूम है कि चादर बहुत छोटी है अपनी और पैर बार बार निकल जाते हैं बाहर, पर बहन क्या दिक्कत है? ये ना, ये कोशिश होगी, सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप जब सवाल पूछती हो ना तो खाली नहीं जाती है बात, वो वहाँ दर्ज होती है। और पूरे मंत्रालय को ये है कि आप नवोदय की पूरी शुल्क देते हैं ड्रेस के साथ, और आप यहाँ एक जूते, ड्रेस, पानी का पैसा लेते हैं, साबुन का पैसा लेते हैं, कैंटीन का पैसा लेते हैं। फिर आपकी सरकार इस रक्षा मंत्रालय को रखने की क्या जरूरत, जो आर्मी को एनडीए का सिलेक्शन दिलवाता है? हाँ, मुझे मालूम है एनडीए का एग्जाम होता है और उसके, लेकिन बहन जी एक बात तो सुनो भाई, कंपटीशन तो सबको देना है, सबको देना है ना, फीस भी पूरी देनी है, ये फीस पूरी देनी है बहन जी। और ये जो माफी वाली लत है ये बड़ी खराब वाली है, कंसेशन वाला भी बड़ा मुकला है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है शिक्षा महंगी है। मैं कौन बड़ा वहाँ से रिजर्व कोटे पे आ गया? संघर्ष कर रहे हैं सभी लोग, संघर्ष करके आगे आए, लेकिन मुझे मालूम है बहन तुम्हारी तो पूरी सहानुभूति है, लड़ाई करनी है, ईमानदारी के साथ लड़ना है। कमजोर हो जाएगा, उसकी सोच नहीं वो यहीं पे मजबूत होगा। बहरहाल बहस नहीं, मुझे मालूम। हाँ मैं आऊंगा बहन, चलो तुम्हारी बात। सोचता है कि पैसा लग रहा है मेरे माँ बाप का, इतना पैसा लग रहा है, फिर मैं इसी में जो होना है मेरा हो जाए। ठीक है बहन, आपकी बात सही, बिल्कुल सही।
सर पानी का मुद्दा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कोशिशों से काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। हम कब तक ब्लेम गेम करते रहेंगे एक दूसरे पे। हम हजार फ्लैट्स बना रहे हैं सोसाइटीज़ में। हम एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर बना देते हैं तो उससे हमारी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो आधी हो जाएगी, और इस तरह से पूरी सोसाइटी में हम अभी जितनी टोटल वाटर सप्लाई की ज़रूरत है उसकी केवल आधी ही ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हर सोसाइटी में अनिवार्य रूप से बनाएं, अनिवार्य रूप से बना दें उसको। क्या नाम है आपका? एकलव्य मिश्रा। एकलव्य जी, आप क्या काम करते हैं? मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ। एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं? आप कह रहे हैं कि सोसाइटीज में एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए जिससे रिक्वायरमेंट आधी हो जाएगी। जी। कितना खर्चा आता है एक ट्रीटमेंट प्लांट में? केवल एक फ्लैट का खर्चा आता है। जब आप 1000 फ्लैट बना सकते हैं तो एक मिनट, जब आप 1000 फ्लैट बना सकते हैं। यार तुम तो बस लगा के आ गए, शाम हुई नहीं, बस शुरू हो गए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप 1000 फ्लैट बना रहे हो जी, 1000 फ्लैट्स बना रहे हैं तो एक फ्लैट की कीमत में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है। तो आप एक ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं बना सकते हैं? जब आप 1000 फ्लैट बना रहे हैं तो आराम से बना सकते हैं और हर सोसाइटी में बना सकते हैं। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसकी के हिसाब से भी ये नॉर्म्स हैं कि हर सोसाइटी में बनना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? बहुत अच्छा पॉइंट है, और कितना फीजिबल है इस पर भी बात होनी चाहिए। और ये अगर हो सकता है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर भाई वहां नहीं, आपकी जगह वहां है, आप वहां जाइए। शुभी इनको जगह दीजिए जी। हाँ, प्रतीक जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर क्राइसिस को लेकर, इसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भाग सकती। मुझे ये बताया जाए कि दिल्ली में सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट के बाद पिछले 5-6 सालों में कौन सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना? फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपने वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए? थर्ड, आपने कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में बनाए? आपका बजट दिल्ली जल बोर्ड का नहीं भी तो 1000 करोड़ से कम का नहीं है पर ईयर का। इसके अलावा आपको यमुना क्लीन करने के लिए हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं, बाहर के विदेशों से आते हैं फंड। कहाँ जा रहे हैं आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकती है। आप जो पॉइंट कर रहे हैं, मैं उसकी बात कहना चाह रहा हूँ। अब एक भाई बोल रहे थे वो जो एनवायरमेंट इंजीनियर है, उन्होंने जो बात करी है इजराइल से, जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर गए थे, जो वाटर ट्रीटमेंट को, पानी को क्लीन करने की जो टेक्नोलॉजी थी उसके साथ जी रिसाइकलिंग करने की, उस पर वो काम करके आए थे और हमारे देश में वो टेक्नोलॉजी है। अब केवल मैं बार बार कह रहा हूं कि विस्तार करने के आदमी क्या करता है कि जैसी योजना कोई समझ के आया और बताए, हमारे यहाँ ये तुरंत दूसरे विपक्ष के दल कहते लागू का हुई, कितनी देर में हुई, पानी क्यों नहीं साफ निकला। ये स्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर योजना सर जी, वो भावनगर के अंदर दोनों प्लांट काट खा रहे हैं। जो इजराइल से जो प्रधानमंत्री लाए थे वो भावनगर के अंदर, गुजरात के अंदर काट खा रहे हैं। नो वर्किंग, उस पर अभी कोई वर्किंग हुआ नहीं है, नहीं हुआ है। आप चलिए मेरे साथ में, मैं अहमदाबाद से आया हूं। मैं अहमदाबाद से आया हूं, मुझे मालूम है, मुझे पता है। मैं 13 साल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ही काम किया है गुजरात के अंदर। मैं क्लियर बोलता हूं। हम मिले थे, प्रतीक याद हो तो आपको, अठवाडिया पहले हम। अच्छा, यहाँ पे आए थे आप? कहाँ पे? यहीं हम लोग मुलाकात। हाँ, यहाँ पे पिछले हफ्ते 13 साल साहब के साथ काम किए हम। मैं आपको बता दूं, मैं याद आ गया। साहब के आने के बाद में जो मेंटेनेंस होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो रहा है गुजरात के। गुजरात में? जी हाँ, साहब के आने के बाद, यानी मोदी जी के जाने के बाद से। आपका सवाल ये टेक्नोलॉजी में गुजरात में वाटर का जो लेवल था 16% से 79% पहुंचा है, वो इसी सरकार ने पहुंचा है। दूसरी बात, बार बार मैं कह रहा हूं कि सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के साथ साथ हर आम आदमी को पानी को बचाने की आवश्यकता है, पानी के हार्वेस्टिंग करने की आवश्यकता है, पानी जमीन में जाए। बिल्कुल, ये पानी को लेकर सबसे बड़ी बात यह कि हम कितना सजग हुए हैं। बातचीत का सिलसिला जो है पानी पे है। कृपया जो यहाँ पे खड़ा है बहस मत क्या करिए। पानी पे लेकर बातचीत करते हुए दो बातें। मुझे वसीम भाई ने बैंगलोर से मैसेज किया अभी और कहा कि सबसे ज्यादा वेस्टेज तो हम लोग टॉयलेट में कर देते हैं, जो एक बार दबाते हैं तो 20 लीटर पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। हम लोग की सोच में ये तब्दीली, देखिए बैंगलोर से प्रोग्राम देख रहे थे वसीम भाई, उन्होंने कहा कि इसको तब्दील करने की जरूरत है, कुछ सोचिए, इस तरफ से काम करिए। हाँ जनाब। सर मैं समस्या पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आरओ वाटर। ये तो बात दिमाग से ही उतर गई थी। ये जो आजकल आरओ वाटर चलता है उसका जो वेस्टेज है जी, हाँ, मतलब 5-6 साल पहले मैं भी नलके से पानी पी लिया करता था, पर डॉक्टर ने डरा दिया कि नहीं आपको बीमारी हो गई है, आपको आरओ वाटर ही पीना है, तो आरओ वाटर लेना शुरू। लेकिन मैंने अभी म्युनिसिपैलिटी का पानी के बारे में पढ़ा, उन्होंने कहा कि मेरा पानी बिल्कुल ठीक है और आपको पानी वैसे ही टैप वाटर पी लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हाँ,
वाटर है, वो कहते हैं ड्रिंकेबल वाटर है, लेकिन अगर आप आज दिल्ली जल बोर्ड के पानी को देखें तो 90% वाटर इज कंटामिनेटेड विद फ्लोराइड एंड अदर थिंग्स। आदमी जो है अपंग होता जा रहा है, उनके बाल सफेद होते जा रहे हैं, लोगों का विजन भी सरकार के खिलाफ। आम आदमी पार्टी की सरकार को आंदोलन किया, आप मोदी को गाली देते रहे तो 24 घंटे ऐसे नहीं चलता। गिरफ्तारी वारंट तक मांगा है उनके खिलाफ, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ, कि उन्होंने पानी को शुद्ध करने के लिए वारंट मांगते रहे। जनहित के लिए सड़क पे आना चाहिए ना भाई, कुछ काम करना चाहिए। सिर्फ आरओ वाटर से इतनी हानि हो रही है पानी की। 70% पानी जो जगह जगह छोटे छोटे आरओ वाटर प्लांट लगाए गए हैं, लोग बाग जो बेच रहे हैं, वो गटरों में बह रहा है। उस पानी का क्या होगा? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक नहीं, आज मैं कॉमरेड से पूछूंगा, बहुत दिनों से हो गया जी। मैं ये प्रोग्राम साथियों बहुत देखता हूँ, गाय पे बहुत बहस हुई है, लेकिन गाय का भला से होगा, जूम करके दिखाओ जी। ये मेरा पोता 4 साल का, इसको डेली पुरुष मारता है गाय को। हर एक आदमी को बांधने की अगर जगह हो, गाय पालो। गाय की ज्यादा दयनीय स्थिति हुई है पिछले 5-6 साल में बीजेपी के टाइम में, और सबसे ज्यादा खराब करी है गौरक्षकों ने। वो जो गौ की रक्षा के नाम पर लोगों की मोबिलिटिंग करते हैं, इसलिए गाय रोडों पर आ गई है जी। पालने से लोग सवाल हाँ, मुझे मालूम है आपको। केवल यही है कि कभी मॉब लिंच, कभी ये कभी वो। आपको भैया 5 साल के अंदर कम बुराइयां दिखती है, 5 साल की अच्छाई नहीं दिखती। अच्छाई की तरफ देखिए, देश को आगे बढ़ाने की तरफ देखिए। सरकार जो काम कर रही है उसमें आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। देखिए, मैं आपने आज आपका विषय पानी है, मैं सिर्फ अपील करना चाहता हूं कि जब भी आप पानी का टैप खोलें, आप अपने से शुरुआत तो करें। टैप को बंद करने की कोशिश करें। जो पानी टपक रहा है ना, वो एक एक बूंद पानी खत्म हो रहा है। तो ये जो हमारे जनमानस है, जो हम लोग खुद इनिशिएटिव लेंगे तो पानी बचेगा। सिर्फ आप इल्जाम लगाएं एजेंसीज पे, सरकार पे, अपने अंदर भी बदलाव आना चाहिए। देखिए, हम जो पानी यूज कर रहे हैं ना, उसको दोबारा रिफ्रेश करने की कोशिश करें, उसको दोबारा रिस्टोर करके रिफ्रेश करें। यही एक तरीका है पानी बचाने। मुझे मालूम है एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोबारा फिर आप आएंगे हमारे प्रोग्राम में, लेकिन आज अभी आई एम सॉरी सर, आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात।